क्या हो जब किसी की सबसे बड़ी ख्वाहिश उसके सबसे बड़े दुख में बदल जाए? क्या मरियम का ये एक फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कल्ब और आप सुन रहे हैं खालिद हुसैनी की शाहकार किताब अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स का चैप्टर 5। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मरियम ने जलील से कहा। 1974 की बहार थी, वो साल जब मरियम 15 साल की हुई थी। वो तीनों कोलबा के बाहर बैठे थे, विल्लो के दरख्तों के साए में, ट्रायंगल में रखी हुई फोल्डिंग कुर्सियों पर। अपनी सालगिरह के लिए मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। पता है? जलील ने मुस्कुराते हुए हौसला अफजाई से कहा। 2 हफ्ते पहले मरियम के बार बार पूछने पर जलील ने बताया था कि उसके सिनेमा में एक अमेरिकन फिल्म चल रही है। वो एक खास किस्म की फिल्म थी जिसे उसने कार्टून कहा था। पूरी फिल्म तस्वीरों का एक सिलसिला थी। उसने कहा, हजारों तस्वीरें जो जब फिल्म बनकर स्क्रीन पर दिखाई जाती है तो ऐसा लगता है जैसे वो तस्वीरें हरकत कर रही हों। जलील ने बताया कि फिल्म एक बूढ़े बे औलाद खिलौने बनाने वाले की कहानी है जो अकेला है और शिद्दत से एक बेटा चाहता है। इसलिए वो लकड़ी से एक कठपुतली बनाता है, एक लड़का जो जादुई तौर पर जिंदा हो जाता है। मरियम ने मजीद पूछा तो जलील ने बताया कि वो बूढ़ा आदमी और उसकी कठपुतली कई तरह की मुहिम जोई करते हैं। वहाँ एक प्लेजर आइलैंड नाम की जगह है और गंदे लड़के जो गधे बन जाते हैं। आखिर में वो एक वेल के पेट में भी चले जाते हैं, वो लड़का और उसका बाप। मरियम ने मुल्ला फैजुल्लाह को इस फिल्म के बारे में सब बताया था। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने सिनेमा ले जाएं, मरियम ने अब कहा। मैं वो कार्टून देखना चाहती हूँ। मैं उस कठपुतली लड़की को देखना चाहती हूँ। इस बात पर मरियम ने फिजा में एक तब्दीली महसूस की। उसके माँ बाप अपनी जगह पर हिले। मरियम महसूस कर सकती थी कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं। ये कोई अच्छा ख्याल नहीं है, नाना ने कहा। उनकी आवाज पुरसुकून थी, वही मोहतात और शरीफाना लहजा जो वो जलील के सामने इस्तेमाल करती थी। लेकिन मरियम उनकी सख्त और इल्जाम तराश नजर महसूस कर सकती थी। जलील अपनी कुर्सी पर हिला, उसने खांसा, अपना गला साफ किया। तुम्हें पता है, उसने कहा, तस्वीर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ना ही आवाज अच्छी है, और प्रोजेक्टर भी आजकल खराब चल रहा है। शायद तुम्हारी माँ सही कह रही है। शायद तुम कोई और तोहफा सोच लो मरियम जो। हाँ, नाना ने कहा। देखा, तुम्हारे बाबा भी इत्तेफाक करते हैं। लेकिन बाद में नदी पर मरियम ने कहा, मुझे ले चलें। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करेंगे, जलील ने कहा। मैं किसी को भेज दूंगा जो तुम्हें ले जाए। मैं यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हें अच्छी सीट मिले और जितनी कैंडी तुम चाहो। नहीं, मैं चाहती हूं कि आप मुझे ले जाएं, मरियम जो। और मैं चाहती हूं कि आप मेरे भाई बहनों को भी बुलाएं। मैं उनसे मिलना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि हम साथ जाएं। यही मैं चाहती हूं। जलील ने ठंडी आह भरी। वो दूर पहाड़ों की तरफ देख रहा था। मरियम को याद आया कि जब उसने बताया था कि स्क्रीन पर इंसानी चेहरा घर जितना बड़ा लगता है, कि जब वहां गाड़ी टकराती है तो तुम्हें हड्डियों में लोहा मुड़ते हुए महसूस होता है। उसने खुद को प्राइवेट बैल्कनी की सीट पर बैठे हुए, आइसक्रीम खाते हुए, अपने भाई बहनों और जलील के साथ तस्वुर किया। यही मैं चाहती हूँ, उसने कहा। जलील ने उसे एक मायूस चेहरे के साथ देखा। कल दोपहर को मैं तुम्हें इसी जगह मिलूंगा, ठीक है? कल यहाँ आओ, उसने कहा। वो नीचे झुका, उसे अपने करीब किया और काफी देर तक गले लगाए रखा। शुरू में नाना कोलबा के गिर्द चक्कर लगाती रही, अपनी मुट्ठियां भींचते और खोलते हुए। जितनी भी बेटियां मेरी हो सकती थी, खुदा ने मुझे तुम जैसी नाशुक्री बेटी क्यों दी?
सब कुछ जो मैंने तुम्हारे लिए बर्दाश्त किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं छोड़ने की? तुम धोखेबाज छोटी हरामी। फिर उन्होंने मजाक उड़ाया, कितनी बेवकूफ लड़की हो तुम। तुम्हें लगता है कि तुम उसके लिए अहमियत रखती हो, कि उसके घर में तुम्हारी जरूरत है? तुम्हें लगता है तुम उसकी बेटी हो, कि वो तुम्हें अंदर ले लेगा? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मर्द का दिल एक बदबख्त चीज है मरियम। ये माँ के रहम जैसा नहीं होता, इससे खून नहीं बहता, ये तुम्हारे लिए फैल फैल कर जगह नहीं बनाएगा। सिर्फ मैं हूं जो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, और जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, तुम कुछ भी नहीं होगी। फिर उन्होंने एहसासे जुर्म दिलाने की कोशिश की। अगर तुम गई तो मैं मर जाऊंगी, जिन आएगा और मुझे दौरा पड़ेगा। तुम देखना, मैं अपनी ज़ुबान निगल लूंगी और मर जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ मरियम जो, प्लीज रुक जाओ। अगर तुम गई तो मैं मर जाऊंगी। मरियम ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मरियम जो। मरियम ने कहा कि वो सैर के लिए जा रही है। उसे डर था कि अगर वो रुकी तो शायद सख्त बातें कह दे, कि उसे पता था कि जिन्न एक झूठ था, कि जलील ने उसे बताया था कि जो नाना को है वो एक बीमारी है जिसका नाम है और गोलियों से वो ठीक हो सकती है। वो शायद नाना से पूछ लेती कि उन्होंने जलील के डॉक्टर्स को दिखाने से इनकार क्यों किया। जैसा कि उसने जोर दिया था, वो उनकी खरीदी हुई गोलियां क्यों नहीं खाती थी। अगर वो बयान कर सकती तो शायद नाना से कहती कि वो एक आला बनाकर झूठ सुनकर और इस्तेमाल होकर थक चुकी है, कि वो नाना की जिंदगी की सच्चाइयों को मोड़ने और उसे मरियम को दुनिया के खिलाफ अपना एक और शिकवा बनाए जाने से तंग आ चुकी है। तुम डर रही हो नाना, वो कह सकती थी। तुम डर रही हो कि शायद मुझे वो खुशी मिल जाए जो तुम्हें कभी नहीं मिली, और तुम नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं। तुम मेरे लिए अच्छी जिंदगी नहीं चाहती। बदबख्त दिल है तुम्हारा। एक लुकआउट थी क्लियरिंग के किनारे पर जहां मरियम जाना पसंद करती थी। वो अब वहां सूखी गर्म घास पर बैठ गई। वहां से हैरात नजर आ रहा था, उसके नीचे किसी बच्चे के बोर्ड गेम की तरह बिछा हुआ। शहर के शुमाल में वुमेन्स गार्डन, जुनूब में चरसुक बाजार और अलेक्जेंड्रा द ग्रेट के पुराने किले के खंडरात। वो दूर से मीनार देख सकती थी, जैसे देवों की धूल भरी उंगलियां हो, और वो रास्ते जिनके बारे में वो तसव्वुर करती थी कि लोगों, गधा गाड़ियों और खच्चरों से भरे होंगे। उसने अबाबीलों को ऊपर मंडलाते हुए देखा। उसे उन परिंदों से रश्क हो रहा था। वो हैरात जा चुके थे। वो उसकी मस्जिदों और बाजारों के ऊपर से उड़ रहे थे। शायद वो जलील के घर की दीवारों पर या उसके सिनेमा की सीढ़ियों पर बैठे हों। उसने 10 कंकरियां उठाई और उन्हें खड़ा करके 3 कॉलम्स में सजाया। ये एक खेल था जो वो कभी कभी छुपाते हुए खेलती थी जब नाना नहीं देख रही होती थी। उसने पहले कॉलम में 4 कंकरियां रखी, खतीजा के बच्चों के लिए, 3 अफसून के लिए और 3 तीसरे कॉलम में नरगिस के बच्चों के लिए। फिर उसने चौथा कॉलम बनाया, एक अकेली 11वीं कंकरी। अगली सुबह मरियम ने क्रीम रंग का लिबास पहना जो घुटनों तक था, कॉटन का पजामा और बालों पर एक हरा हिजाब। वो हिजाब पर थोड़ा परेशान हुई क्योंकि वो हरा था और ड्रेस से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन इसी से काम चलाना था। सफेद वाले में कीड़ों ने सुराख कर दिए थे। उसने घड़ी चेक की। वो पुरानी चाबी वाली घड़ी थी जिसके मिंट ग्रीन चेहरे पर काले हिंसे थे। मुल्ला फैजुल्लाह का तोहफा। 9 बज रहे थे। उसने सोचा नाना कहाँ है। उसने बाहर जाकर उन्हें ढूंढने का सोचा, लेकिन वो मुकाबले और दुख भरी नजरों से डर रही थी। नाना उसे गद्दारी का ताना देंगी, वो उसकी गलत ख्वाहिशों का मजाक उड़ाएंगी। मरियम बैठ गई।
اس نے ایک ہی اسٹروک میں ہاتھی بنا کر وقت گزارا، جیسا کہ جلیل نے اسے سکھایا تھا، بار بار۔ اتنا بیٹھنے سے وہ اکڑ گئی تھی، لیکن وہ اس ڈر سے نہیں لیٹی کہ کہیں اس کے کپڑوں پر رنکلز نہ پڑ جائیں۔ جب سوئیاں آخرکار 11:30 پر آئیں، مریم نے 11 کنکریاں جیب میں رکھی اور باہر نکل گئی۔ ندی کی طرف جاتے ہوئے اس نے نانا کو کرسی پر بیٹھے دیکھا، سائے میں، ایک رونے والے ویلو کے نیچے۔ مریم نہیں بتا سکتی تھی کہ نانا نے اسے دیکھا یا نہیں۔ ندی پر مریم نے اس جگہ انتظار کیا جہاں کل بات ہوئی تھی۔